मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और मैं डीपी पांडे आपके साथ यूपीपीएससी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ खास अपडेट के साथ चर्चा करेंगे। और आज के विषय वस्तु में होगा कि यूपीपीसीएस 2024 का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। पहली बार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यूपीपीसीएस की परीक्षा होने जा रही है। उसकी क्या क्या खास बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पर जरूर चर्चा जानिएगा। उसके बारे में आपको क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करेंगे। और बाकी तो कैलेंडर के बारे में बता ही चुके हैं। कैलेंडर पर मंथन बहुत तेजी से चल रहा है और इन परीक्षाओं के बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो आज मुख्य विषय वस्तु रहेगी, ये तो सामान्य बातें रहेंगी, सहायक कुल सचिव के लिए रहेगी। सहायक कुल सचिव परीक्षा के संबंध में भी आपसे चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, संभावनाएं कब हो सकती है परीक्षा, और सहायक कुल सचिव परीक्षा जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की सबसे टॉप मोस्ट की परीक्षा है, जिसमें आप सीधे सहायक कुल सचिव बनने जा रहे हैं, उसमें पेपर थर्ड आपके सफलता के लिए कितना सहायक हो सकता है, पेपर थर्ड की आप तैयारी कैसे करें और उसका रिवीजन कैसे करें, इन पर चर्चा करेंगे। पेपर थर्ड की स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे और उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 के भाग 2 से 4 पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खंड 5 पर चर्चा करेंगे, खंड 5 के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस पूरे चर्चा पर पूरी क्लास देखिएगा। और लेकिन क्लास शुरुआत होने से पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल जो आपका अपना एक डीपीआईएस फैमिली है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपीपीसीएस 2024। आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और आप बिल्कुल कंसंट्रेट हैं, इसी बीच आपकी बीपीएससी की भी परीक्षा है। बीपीएससी की परीक्षा देने के साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस पर कंसंट्रेट हो रहे हैं। इस बार यूपीपीसीएस की परीक्षा जिसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है, अर्थात सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जो लोक सेवा आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती भी और बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो। मित्रों, लोक सेवा आयोग के आपने देख लिया है कि इस बार जो आपका एडमिट कार्ड, उसमें ढेर सारी हिदायतें दी गई हैं। इस बार आपको 8 बजे आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है, तभी से रिपोर्टिंग कर देना है। और ध्यान रखिएगा, इस बार आयोग ने ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन जारी किए हैं। पूरे रिस्ट्रिक्शन का आपको अक्षरशः पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए। आप अपना आधार कार्ड जरूर लेकर के जाइए, आधार कार्ड की प्रति जरूर लेकर के जाइए। और अन्य कोई भी चीज, जितने भी आप जाने से पहले पूरा आप एडमिट कार्ड पूरा पढ़ लीजिएगा। जितने भी निर्देश हैं, सारे निर्देश का अक्षरशः आपको पालन करना है। परीक्षा हॉल में जाने पर बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अपनी परीक्षा को दीजिए। परीक्षा के सभी दोनों प्रश्न पत्रों को विधिवत पढ़ करके आप जो है एक एक प्रश्न को देख करके, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा दीजिए। ये आपकी सफलता का राज होगा। तो आगे हम फिर आएंगे, चर्चा करेंगे आप पर, परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उसके 2 दिन 3 दिन पहले भी चर्चा करेंगे, कुछ खास चीजों को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, अपना एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद आप पहले से ही पूरी स्ट्रेटजी जाने रहिएगा कि आपको जाना है, सारे निर्देशों का आपको पालन करना है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। तो इस बार यूपीपीसीएस की परीक्षा सभी 75 जिलों में हो रही है, लेकिन छात्रों को कोई असुविधा ना होने पाए, इसके लिए आयोग पूरी तरीके से चैतन्य है, पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है, पूरी तरीके से ये छात्रों के हित में है। तो आपको इस पर जरूर ध्यान देना है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कैलेंडर, इसके बाद कैलेंडर आएगा। बीओ के लिए, जीआईसी के एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए बिल्कुल आयोग के पास वैकेंसी आ चुकी है। और जीडीसी के लिए भी, जीडीसी के लिए जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होता है उसके लिए वैकेंसी आ चुकी है, अधियाचन आ चुका है। तो ये सारे परीक्षाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे, और लगातार चर्चा करते रहेंगे। पहले आप पीसीएस पर कंसंट्रेट होकर के उसको दे लीजिए बढ़िया से। अब आते हैं इस पर, सहायक कुल सचिव। ये पद इतना शानदार है कि किसी से छूता नहीं है। आपके करियर में जो आप सर्विस वाले हैं और आप एक प्रेस्टिजियस जॉब में हैं और भी सुपर प्रेस्टिजियस जॉब में जाना चाहते हैं, जहां आप एक ऑटोनॉमस सेंटर में आप जाकर के अपनी एक नए करियर की शुरुआत करेंगे, वो क्या है, सहायक कुल सचिव है। राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव एक ऐसा शानदार पद है जहां से आप क्या बनेंगे, आप वहां से उप कुल सचिव बनेंगे, फिर आप कुल सचिव बनेंगे, यानी आप रजिस्ट्रार बनेंगे, सहायक रजिस्ट्रार, और आप उप रजिस्ट्रार बनेंगे। तो जिससे पूरे विश्वविद्यालय की गरिमा को स्थापित करने में, बनाने में आपकी बड़ी भूमिका होगी। फिलहाल इस पद के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं और आप लोग इसकी तैयारी पर लगे हुए हैं, बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में
और ये भी आप देवप्रयागम के साथ जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अपने अवसर को तो खो ही रहे हैं, इसलिए अवसर को खोना नहीं है, उनको तत्काल निर्णय लेकर के जुड़ जाना है। अब कब होगी परीक्षा इसकी? सहायक कुल सचिव की परीक्षा के लिए आयोग में मंथन है, लेकिन 22 तारीख के बाद ही, क्योंकि 22 तारीख आयोग की चुनौती है और उसको बढ़िया से पेपर करा लेगा, छात्रों के हित में होगा। इसके बाद फिर अन्य परीक्षाओं और परीक्षा कैलेंडर पर आयोग ध्यान देगा। तो आपकी परीक्षा की तिथि की पूरी जानकारी 22 तारीख के बाद आपकी क्लियर होगी। वैसे ये उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा फरवरी में ही करा ली जाएगी, लेकिन परीक्षा संभावना बढ़ रही है कि ये अप्रैल में कराने की। तो अब देखिए क्या होता है, इसके बारे में आपको अपडेट जानकारी देंगे, लेकिन आपको शांत होकर के बैठना नहीं है, आपको अपनी तैयारी को स्ट्रेटजी बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और आप जानते हैं तीनों पेपर पर बहुत लोग हैं केवल थर्ड पेपर ही पढ़ते जा रहे हैं, मोटी मोटी किताबें खरीद रहे हैं, उससे होना कुछ नहीं है। मोटी किताबें में तो आपके पढ़ने का पूरा समय ही निकल जा रहा है। तो आप क्या करें, मोटी किताबों को पढ़ करके देख चुके हैं ना, प्रयागराज से खरीद करके एक सज्जन ने कहा कि सर हम 5,000 की किताबें खरीद लाए हैं, प्रयागराज गए थे, हाई कोर्ट के पास गए, ओएजी ऑफिस के पास गए, वहां से सबने किताबें खरीद लाए हैं, बताइए कैसे पढ़ा जाए। तो हमने कहा जब भाई जब किताबें आपने खरीद लिया तो कैसे पढ़े, तो आप जानते ही हैं। तो खरीदने का मतलब ये कि आप जानते हैं, वो तो वो लोग जो किताबें नहीं खरीदे वो हमसे पढ़ रहे हैं, तो अब आपको बताने की क्या जरूरत है। इसलिए अपने समय को ना बर्बाद कीजिए, पैसा तो बर्बाद कर ही दिए हैं, अब समय को ना बर्बाद कीजिए और आपके पास अभी भी अंतिम अवसर है। आप आइए और जुड़िए एक साथ, जहां आपको पेपर थर्ड भी आपका तैयार हो जाएगा, पेपर सेकंड भी तैयार हो जाएगा और पेपर फर्स्ट भी तैयार हो जाएगा, निबंध तैयार हो जाएगा, सब कुछ ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एक जगह देवप्रयागम आईएएस में होगी। तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, आज और अभी डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाएं। आते हैं इस पर। आप जानते हैं कि खंड 2 में भाग 2 के 4 के अंतर्गत अगर आप पूरे पेपर का मंथन करें, 2007, 14 और 18 का पेपर का मंथन करें, तो आप देख रहे हैं कि लगभग यहां से लगभग 30 से 40%, मतलब लगभग 30, कहीं किसी साल 30 नहीं तो 30-40 अंक का प्रश्न तो यहीं से आ गया है। 30 से 40 अंक का प्रश्न यहां से आया है। मतलब अगर आपका ये बढ़िया से तैयार हो जाता है, केवल किताबी भाषा नहीं उसके अतिरिक्त, और उसके बाद फिर लगभग आपका 10 से 15%, आप ये मान करके चलिए 15 से 20% आपका ये हो गया, 15 से 20% आपका ये हो गया। यानी अगर आप खंड 2 भाग 2 से 4 तैयार कर लिए हैं, ये तैयार कर लिए हैं, और फिर आगे भैया तो आप तैयार करते ही रहेंगे, पूरा सिलेबस आप जानते ही हैं। इनको स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयार करना है। कैसे तैयार करें, आज हम कुछ टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको ढेर सारे टॉपिक तैयार करना है। आपने यहां से तैयार कर लिया क्या, मूल नियम, आप देखिए उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक में फंडामेंटल रूल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ क्या है, सब कुछ वित्त ही है, और वित्तीय जो रूल्स है ना, जो शासनादेश है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन फाइनेंशियल रूल्स को और इन शासनादेशों को आपको क्या करना है, आपको एक साथ जोड़े रहना है, और उनको आप जोड़ करके क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूल नियम, उससे जुड़े हुए शासनादेशों को आप देखेंगे। मूल नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूल नियम अगर आप समझ गए तो समझ लिए कि आगे सब आप समझते चले जाएंगे, इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उससे भी बचा तो आपका सहायक नियम, क्योंकि ये दोनों आधार हैं। मूल नियम और सहायक नियम समझ गए तो ये आधार हैं, और उससे जब बचा तो आप आ जाएंगे कहां, खंड 5 पर, यहां आ जाएंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके जो वित्तीय नियम हैं, जो आपके अकाउंट्स के नियम हैं, वो आपको यहां से देखने हैं। तो लेखा नियमों को आपको तैयार करना है। लेखा नियम आपको कहां से तैयार होंगे, यहां से तैयार होंगे। तो खंड 5 भाग 1, यहीं पर आप जो है ट्रेजरी को भी तैयार करें, कोषागार को भी तैयार करें। यहां से आपको कोषागार प्लस आपका अकाउंट्स, जो आपके लेखा नियम है, ये भी यहां से तैयार होना है। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, बहुत ही विधिवत तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है। क्योंकि अगर आप देखिए, दो चीजें हैं, आंसर राइटिंग, एक रट करके जाना, मान लिया रट करके आए हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ। जब आपका किसी भी विषय पर कॉन्सेप्ट बना होता है, तो कॉन्सेप्ट के साथ क्या होता है कि आप चीजों को कोरिलेट, क्योंकि आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान तो है,
विभागों में आप दिन रात ही कर ही रहे हैं। दिन रात करते आप अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन आपको उनका सैद्धांतिक ज्ञान आपको किस दृष्टिकोण से? परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सैद्धांतिक ज्ञान कब होगा? जब आप उस पर अभ्यास करेंगे, उसको समझेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट बनाएँगे और कॉन्सेप्ट कब बनेगा? जब आप उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा कहाँ करेंगे? कोई भी अपने मित्र के साथ चर्चा कर सकते हैं और कोई नहीं मिल रहा तो फिर तो देवप्रयागम आपके साथ है ही। तो फिर आप उसके लिए विलंब मत कीजिए। आप देवप्रयागम के साथ आइए, जुड़िए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और अपना पूरा कॉन्सेप्ट बनाइए। वित्तीय नियम क्यों आवश्यक होते हैं? इसलिए जैसे कि सरकार के एक-एक पैसे का आप जानते हैं, आपने बजट मैनुअल पढ़ा होगा, नहीं तो आपको यहीं पर क्या है, इसी के साथ आप देखेंगे बजटीय मैनुअल भी आपको पढ़ना है। यहीं पर हम लोग बजटीय मैनुअल भी देखेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बजटीय मैनुअल नहीं जानेंगे, लेखा नियम नहीं जानेंगे, आप लेखा शीर्ष नहीं जानेंगे, अकाउंटिंग ऑडिटिंग नहीं जानेंगे, कैसे आप परीक्षा को क्वालीफाई कर पाएँगे? कैसे आप इसको हल कर पाएँगे? इसलिए वो भी जानना आपके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम खंड 5 देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए क्योंकि इसको पेज को बदलने जा रहे हैं। खंड 5 का भाग 1 आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग आगे बढ़ा करके लेकर के चल रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की बात करें या इसकी बात करें आपके इस रूल की बात करें तो इसमें ये आपके लिए कई जगह पर कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मान लिया आपके लेखा शीर्षों पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपको पूछा जाता है सरकारी लेखे की संरचना के बारे में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी लेखे की संरचना की विवेचना कीजिए, तो आप उसको कहाँ से तैयार करेंगे? ठीक है? आपके लिए ये टॉपिक क्या है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी टॉपिक से आप क्या कर सकते हैं? इसी टॉपिक से आप पूरा जो लेखा नियम है ना, आप यहीं से पूरा तैयार करेंगे। ठीक है? तो खंड 5 का पूरा टॉपिक आपका यहीं से तैयार होगा। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर आपके साथ क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस टॉपिक पर आप कंप्लीट ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं लेखा नियमों की, तो ये लेखा नियम आपके इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक प्रश्न पर आज हम चर्चा करते हैं जो आपके इसमें पूछा गया है परीक्षा में। प्रश्न है आपका, देखिए अगर हम पूरे खंड 5 की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे लेखाओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ठीक है? एक प्रश्न आपका बनता है कि लेखा शीर्ष क्या होता है? ठीक है? बजटीय मैनुअल के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के लेखाओं की संरचना की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न मान लिया आपका आ गया। ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार के लेखा शीर्षों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न अगर आपका आ जाता तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे? इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है? तो आपको आंसर राइटिंग पर ध्यान देना है। जो आपका खंड 5 है, खंड 5 के भाग 1 में आपका एक महत्वपूर्ण आता है बिल, पे बिल होता है। बिल की तैयारी पर आपको देखते हैं वहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर हम देखें वेतन बिल क्या होता है? वेतन बिल क्या होता है और वेतन बिल की तैयारी कैसे करेंगे या वेतन बिल बनाने की तैयारी कैसे करेंगे? जो प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है? तो वेतन बिल क्या होता है और वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अब देखिए प्रश्न आपका आ गया, कितना अच्छा प्रश्न है और अब यहाँ से और कई प्रश्न हो सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ से अगर आप देखें तो कई प्रश्न हो सकते हैं, ये कई 2 प्रश्न नहीं है, कई प्रश्न हो सकते हैं। अब आपको देखना क्या है? वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया कहाँ से होती है, कैसे आती है? देख रहे होंगे पूरा। अब आप जानते हैं खंड 5 के भाग 1 में आप अगर देखें तो ये अब वेतन बिल
के संबंध में अगर आप देखेंगे तो वेतन बिल की जब आप बात करेंगे तो आप कहाँ से आएगा, खंड 5 भाग 1 दोनों से जुड़ा हुआ है। खंड 5 के भाग 1, अब भाग 1 में प्रस्तर कौन सा है आपको ये देखना है, ठीक है। तो खंड 5 के भाग 1 में प्रस्तर कौन सा है, तो प्रस्तर यहां पर क्या हो जाता है 47 हो जाता है कि प्रस्तर 47 में, ठीक है। खंड 5 के भाग 1 के प्रस्तर 47 में किसका प्रावधान है, वेतन बिल का प्रावधान है। आप बताएंगे यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न का उत्तर आपको देते समय आपको सारी चीजों को आप फाइनेंशियल हैंडबुक भी देखेंगे, साथ ही साथ शासनादेश भी देखेंगे, ठीक है। इसके संबंध में समय समय पर शासनादेश भी आता है, आप देखेंगे समय समय पर शासनादेश भी जारी होता है, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल रूल्स है वो एक बार तो आपका बन गया, फिर वो अब जो जो चल रहा है उसी के अधीन क्या होता है समय समय पर, जैसे आप संविधान देखते हैं, संविधान बना हुआ है लेकिन समय समय पर क्या होता है सुविधाजनक दृष्टिकोण से हम उसमें संशोधन करते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं, कुछ चीजें जोड़ते हैं, ठीक है। तो शासनादेश के माध्यम से क्या करते हैं उसको हम एक्टिवेट किए रहते हैं, उसको हम एक्टिवेशन किए रहते हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार जो आवश्यकता होती उसमें हम क्या करते हैं विभागाध्यक्ष और फिर संबंधित विभाग द्वारा, संबंधित मंत्रालय द्वारा और उसके माध्यम से हम बहुत आवश्यकता हुई तो कैबिनेट के माध्यम से क्या करते हैं उस विषय के संबंध में शासनादेश जारी करवाते हैं, और तब शासनादेश क्या होता है उसके संबंध में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम वेतन बिल की बात करें तो यहां से क्या है ये भी शासनादेश से चलता रहता है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं 1 अप्रैल 1992 से पहले, अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 1992 से पहले 35 उत्तर प्रदेश में 35 प्रकार के वेतन बिल हुआ करते थे। अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 1992 से पूर्व अगर हम देखें तो वेतन बिलों का जो वो था वो 35 प्रकार के वेतन बिल हुआ करते थे, ठीक है। इनको आप ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 1992 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो कुल 35 प्रकार के बिल प्रपत्र होते थे, ठीक है। कुल 35 प्रकार के बिल प्रपत्र होते थे, लेकिन अब ये बिल प्रपत्र क्या है, शासनादेश लाते हुए इस बिल प्रपत्र को कम कर दिया गया, क्योंकि जितनी संख्या होगी उतना क्या हो जाएगा, उतना कर्मचारी, चूंकि हो क्या रहा है आप देख रहे हैं समय समय पर कार्य बढ़ रहे हैं, ठीक है। विभिन्न विभागों में कार्यों की जो प्रकृति है उनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कार्य कर पाने में समस्याएं पैदा हो रही है। तो अब क्या किया गया है, अब 1 अप्रैल 1992 से क्या किया गया है, इन 35 बिल प्रपत्रों के स्थान पर अब कुल 6 बिल प्रपत्र लागू किए गए हैं। अब 1992 से 1992 से इनको सबको कम कर दिया गया और कुल 6 बिल प्रपत्र अब प्रचलन में हैं। कुल 6 बिल प्रपत्र अब प्रचलन में हैं, ठीक है। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इन सभी बिल प्रपत्रों पर आपको ध्यान देना होगा, जो 6 बिल प्रपत्र हैं। अब इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर राइटिंग को मेंटेन करना है। अगर आप इनका नाम नहीं देंगे ना, इनका नाम नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और उन बिल प्रपत्रों में आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका बिल प्रपत्र आता है आपका क्या होता है, वेतन बिल प्रपत्र होता है, और इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, वेतन बिल प्रपत्र होता है। वेतन बिल प्रपत्र, ठीक है। आपका पे बिल आप देखते हैं, इनका अगर देखें तो जो फॉर्मेट है, अब पे बिल फॉर्मेट आपका क्या है, ये आपका है 101,
ये आपका है। आपको क्या करना होगा, अब आपको जब वेतन बिल बनाएंगे तो आपके लिए क्या होना चाहिए, वेतन बिल का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, वेतन बिल का आपका प्रपत्र हो चाहिए। तो इस फॉर्मेट को आप कैसे करेंगे, इन्हीं पर आपको ध्यान देना है। अब जब आप वेतन बिल बनाएंगे, ठीक है, अब जब आप वेतन बिल बनाएंगे, उस वेतन बिल को आप क्या करेंगे, उस वेतन बिल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, एक वेतन बिल के लिए आवश्यक एक वेतन बिल का फॉर्मेट क्या होता है, एक वेतन बिल के लिए जब बनाते हैं तो उसमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वेतन बिल जब आप तैयार करते हैं तो वेतन बिल के लिए कौन-कौन सा आप क्लोजर लगाते हैं, संलग्नक कौन-कौन सा लगाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्लोजर क्या-क्या लगता है आपका, ठीक है, वो आपको ध्यान देना होगा। जब आप बनाते हैं बिल प्रपत्र, जब आप बिल बना लेते हैं तो उसको कैसे आहरण, और जब उसका आहरण वितरण हो तो उसमें क्या-क्या सावधानियां होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना होगा, आपको इस आंसर के साथ कोरिलेट करने होगा। क्योंकि एग्जामिनर 2018 से आपने देखा कि पेपर का जो फॉर्मेट है ना, आपके इसका थोड़ा सा डायनेमिक हुआ है, और पेपर डायनेमिक रहेंगे तो इसलिए आपको भी डायनेमिक होकर के चलना होगा। तो डायनेमिक होना है, अच्छा आंसर लिखना है, और इस पूरे प्रारूप को आपको समझना है, तो आप विलंब न कीजिए, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी भी आप देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़ करके अपने पूरे क्लास को मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसे आंसर राइटिंग लिखे, कैसे हम इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे, जैसे प्रश्न हमने आपको बताया, प्रश्न आपने देखा कि वेतन बिल क्या होता है, वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अब आपको अपने इस आंसर फॉर्मेट में क्या क्या शामिल करना है, सबसे पहले जरूरी यही होता है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का के उत्तर की डिमांड क्या है, प्रश्न में आपको क्या क्या देना है, आपके पास दिमाग में सेट होना चाहिए कि जो प्रश्न आया है इस प्रश्न में हमें देना क्या है, और जो देना है क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप दिमाग पर जोर डालिए, उसको हमें जानना चाहिए, नहीं तो फिर औने पौने जो आया आप लिखते चले गए, फिर नंबर कितना मिला, 30%, 25%। तो इनसे बचना है तो आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, और सब कुछ जानना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाना है तो आपको देवप्रयागम के साथ जुड़ना होगा। तो आइए विलंब न कीजिए, देवप्रयागम आईएएस आपका इंतजार कर रहा है, और बेसिकली पेपर थर्ड, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट तो आपका कंप्लीमेंट है ही, 200-200 अंक का, ये आपका 100 अंक का है, 100 अंक में आप भी प्राप्त कर सकते हैं 70% अंक, 80% अंक, लेकिन उसके लिए आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, डायनेमिक बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको मैं बताऊं कि जो क्लासेज हो गई है उसकी सबकी आपको रिकॉर्डिंग क्लासेज मिलती रहेगी, जितनी क्लासेज जो चलती रहेगी वो आपको जो है लाइव क्लास मिलेगी। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग क्लास, एक बार नहीं कई बार नहीं, आप सैकड़ों बार उसको देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वो चला जाएगा। आपके एग्जाम होने तक आप जुड़े रहेंगे उसी ऊर्जा के साथ, जो ऊर्जा आज की इस क्लास की आप देख रहे हैं, यही ऊर्जा आपके साथ सदैव परीक्षा के दिन तक, साक्षात्कार के अंतिम दिन तक, और परिणाम आने तक आपके साथ यही ऊर्जा बनी रहेगी। तो आप विलंब न कीजिए, आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस, अगर आपको सहायक कुल सचिव परीक्षा को क्रैक करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब लेना है, उस प्रेस्टिजियस जॉब में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां आप 5 साल बाद क्या बन जाएंगे, 4 से 5 साल में आप बन जाएंगे डिप्टी रजिस्ट्रार, और फिर रजिस्ट्रार हैं सीधे 7600, सीधे आप पहुंच जाएंगे 6600 सीधे आप पहुंच जाएंगे 7600, और फिर रजिस्ट्रार बन गए तो आप तो पूरी यूनिवर्सिटी के मालिक हो गए। आपके अंडर में पता नहीं कितने 10, 20, 50, 50 डिग्री कॉलेज आपके अधीन हो सकते हैं। ठीक है, ये है इस पद का चार्म है, इस चार्म को बनना है। 38 पद हैं, इन 38 पदों पर में से आपको अपना एक पद सुरक्षित करना है, डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ, डीपी पांडे के साथ। तो आइए विलंब मत कीजिए, आप सभी को इस परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और देवप्रयागम के साथ जुड़े रहिए।